रमा और जया दोनों देवरानी जेठानी थी। रमा की देवरानी बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी और वर्किंग लेडी थी, वहीं रमा एक हाउसवाइफ थी। जया घर, ऑफिस और अपनी पर्सनल लाइफ बड़े ही अच्छे से मैनेज कर रही थी। वहीं रमा की लाइफ कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही थी। एक दिन, माँ जी मैंने सारा काम कर दिया है, बस सोनी को संभाल लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बहू, तू आराम से जा, काम रहने देती। रमा तो घर में ही रहती है, वो कर देती। क्यों रमा? हाँ जया, माँ सही कह रही है। कोई ना, मैं नहीं चाहती कि देवरानी के रहते जेठानी काम करे। चलो मैं जाती हूँ। फिर जया ऑफिस चली जाती है। जया का हर चीज में परफेक्ट होने के कारण सास का ज्यादा प्यार और अटेंशन जया को ही मिलता था। बड़ी बहू देख, जया तेरे बाद घर आई है और उसने सब कुछ कितने अच्छी तरीके से संभाल रखा है। तेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तू तो जॉब भी नहीं करती, अब तो बच्चा कर ले। माँ जी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेबी होना ना होना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। और मेरे पति की इतनी अच्छी कमाई भी नहीं है कि डॉक्टर से महंगा इलाज करा सके। तू तो रहने ही दे, तेरे से कुछ ना होगा। मेरी जया बहू ही सबसे बढ़िया है, कमाती भी है, बच्चा भी संभालती है। एक परफेक्ट बहू और एक परफेक्ट बीवी है। तू तो बांझ ही बनकर रह गई है, कुछ ना होता तेरे से तो। रमा को सास की बातें बहुत बुरी लगती है और घर में सभी के मुंह से जया की तारीफ सुन सुनकर अब रमा को जया से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। और रमा मन ही मन ये सोचती है कि अब वो जया के साथ कुछ बहुत ही बुरा करेगी। बहू, ये घर में नींबू मिर्ची किसने फेंका? पता नहीं माँ जी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टोटके का है। पता नहीं, फेंक इसे बाहर। वही रमा आधी रात में जया के कमरे में जाके उसके बाल कट करके ले आती है। अखुन आमी ईटा उपभोग करबो। फिर रमा अपने कमरे में जाके काला जादू करने लगती है। वहीं अगले दिन, माँ जी ये देखो, किसी ने मेरे बाल काट दिए हैं। ऐसा कौन कर सकता है बेटा? पता नहीं, मेरे तो कोई दुश्मन भी नहीं है। तभी अचानक से जया को खून की उल्टी होने लगती है। बहू बहू, तुझे क्या हो रहा है? रमा मदद कर इसे हॉस्पिटल ले चलने में। जी माँ जी। फिर दोनों सास बहू जया को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर जया का चेकअप करता है और कुछ दवा देता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहू को? आपकी बहू की बीमारी हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इन्हें बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत है। मैंने इन्हें सारी दवा दे दी है। इसके बाद सास बहू को घर ले आती है, लेकिन जया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगती है और सोनी और जया की सास दोनों ही उसके लिए बहुत चिंतित होती है। वहीं जया को आए दिन खून की उल्टी होती रहती है। ये देखकर रमा को बड़ा मजा आता है। ईका रक्त बोमी करते देखे अमार भालो लगे। मेरा बस चले तो इसे खून की उल्टियाँ करवा कर ही मार दूं। माँ जी आप चिंता ना करें, देवरानी जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तू तो दूर ही रह बांझ, सब तेरी वजह से हो रहा है। तुझे मेरी जया बहू की खुशी देखी नहीं जाती ना, इसलिए तू ये सब कर रही है। रमा को सास के बोल बहुत ही बुरे लगते हैं। वहीं उस दिन रात में रमा सास का एक पुतला बनाकर आधी रात को दिया लेके बीच चौराहे के लिए निकल पड़ती है। ये जेठानी जी आधी रात में कहाँ जा रही हैं? फिर जब जया रमा का पीछा करती है तो देखती है कि रमा बीच चौराहे पे जाके अपनी सास का नाम लेके गुड़िया पर मंत्र फूंक रही है। इहा पुतले अमार ससुरी आत्मा आसो, ओम भट स्वाहा। दीदी आप ये क्या कर रही हो और माँ जी की आत्मा को इस पुतले में क्यों कैद कर रही हो? तुम ही एखन तेरे चले जाओ, वरना आमी तुम्हाके मारी फेलबे। चली जाओ। तभी रमा जया के बाल पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। तेरी वजह से ही मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं बांझ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी जैसी हर चीज में अच्छी नहीं हूँ। हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब नहीं। तभी जया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गांव वाले वहां पे आ जाते हैं और रमा को चुड़ैल समझने लगते हैं। ये काला जादू करने वाली चुड़ैल है, इसे मार दो। अरे जल्दी से इसे मार दो। अरे ये सब क्या हो रहा है? चुड़ैल इसे छोड़ दे, वरना हम तुझे जिंदा जला डालेंगे। फिर सभी जया को रमा के चंगों से छुड़ाकर रमा को बंदी बना लेते हैं। हमारे के छोड़ी दो, हमारी के चले जाबो, छोड़ो हमारे को।
छोड़ दो इसे, ये मेरी बहू रमा है। इसे रात में चलने की बुरी आदत है, इसलिए इसने ऐसा किया। तो इसे बेड से बांध कर सुलाया करो, आज ये बहू आपकी ही जान ले लेती। अजीब लोगों। फिर सास दोनों बहुओं को घर लेके आती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, आज मैं आपकी और जया के खून की प्यासी थी और आप लोगों ने ही मुझे गांव वालों से बचाया। मेरी ही मती मारी गई थी। मैं अपने मैके वालों के बहकावे में आके आप लोगों पर काला जादू करने चली थी। बहू तू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे और जया बहू में बहुत भेदभाव किया है, इसलिए तू ये सब करने पर मजबूर हुई। वहीं अब रमा भी ससुराल में ढंग से रहने लगती है। रामा की बहू निधि को टमाटर बहुत पसंद थे। वो खाना बनाते समय टमाटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती थी और घर में सभी उसके हाथ से बने खाने की तारीफ करते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक सुबह, माँ जी मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, टमाटर ज्यादा ले लेना। वो क्या है ना, खाने में जब तू ज्यादा टमाटर डालती है खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। सो तो है माँ जी। फिर निधि सब्जी लेने चली जाती है। भैया एक फूल गोभी, एक लौकी, आधा पाव भिंडी और 2 किलो टमाटर दे दो। अरे 2 किलो टमाटर क्यों दीदी, घर में कौन फंक्शन है का? नहीं, खाने में डालने के लिए। कोई फंक्शन होता है तभी लेते हैं क्या टमाटर? नहीं, लगता है कोई बहुत अमीर है। फिर सब्जी वाला निधि के कहे अनुसार सब्जी दे देता है। ये लो दीदी, ये सब्जी के हुए 100 रुपए और टमाटर के हुए 400, कल 500। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे दिमाग तो आपका खराब है, पहले तो खुद 2 किलो टमाटर ले लिया, अब पैसे देने में नखरे कर रही हो। तुम अगर मुझसे जरूरत से ज्यादा भाव लोगे तो केस कर दूंगी। अरे ओ बहन जी, आप इनसे झगड़ा ना करो, वरना ये आप पर केस कर सकते हैं। पता है टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। 20 रुपए किलो के टमाटर 200 रुपए किलो हो गए हैं। क्या इस टमाटर के भी भाव बढ़ गए? हाँ तो आप बताओ, दूं टमाटर? इससे इतना झगड़ा कर लिया है, अब नहीं लिया तो मेरी तो बीच बाजार में इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। दे दो, कितना भी महंगा हो, मैं तो टमाटर लूंगी ना। फिर निधि टमाटर लेके घर आ जाती है। ऐसा ही रहा तो मेरा तो सब कुछ नीलाम हो जाएगा टमाटर में। नहीं, इसे बहुत किफायत से यूज करना होगा। फिर निधि टमाटर को लेके फ्रिज में संभाल कर रख देती है। वहीं जब वो खाना बनाती है, बहू आज तेरे खाने में हमेशा वाला स्वाद नहीं आ रहा। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, टमाटर महंगे हो गए हैं तो इसलिए बस एक ही टमाटर डाला है खाने में। अच्छा ठीक है, मेरी बहू कितनी किफायती है, भगवान सबको ऐसी बहू दे। निधि सलाद में टमाटर क्यों नहीं है? बताया ना, टमाटर महंगे हो गए हैं, हिसाब से यूज करो। अरे महंगा हो गया तो क्या खाना छोड़ दूं? कमाता किस लिए हूँ? तुम नहीं दोगी तो मैं खुद ले लूंगा। ऐसे ही एक दिन सुबह। अरे रमा बहन कहाँ हो? जी बोलिए आंटी। अरे बेटा तुम्हारे यहाँ टमाटर है? वो क्या है ना, मेरे घर में टमाटर खत्म हो गए हैं और मेरी बेटी को टमाटर सूप पीना था। नहीं है टमाटर, अब जाओ। कौन है बहू? अरे आप आ गई बहन जी। देखो आपकी बहू को तो पड़ोसियों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आपके यहाँ टमाटर नहीं है तो प्यार से भी तो मना कर सकती है ना। बहू अभी कल ही तो तूने 2 किलो टमाटर लिए थे और तूने उसे भी यूज नहीं किया। अब हम पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेचारी निधि अब करती तो क्या करती। ये लो टमाटर, अब दिखना भी मत चालू आंटी। हाँ। क्या माँ जी आपको पता है 200 रुपए किलो है टमाटर और ये पड़ोसियों का तो काम ही है भीख मांगने का। हाँ, अब किसी को भी मुंह उठाकर मत दे देना टमाटर। ऐसा रहा तो 2 दिन भी नहीं टिकेंगे। एक काम करती हूँ, इन्हें लॉकअप में रख देती हूँ। इसके बाद निधि टमाटर को लॉकअप में पैसों और जेवरों के साथ रख देती है और जितना हो सकता है टमाटर का उतना ही कम यूज करती है, जिस कारण धीरे धीरे वो भूल ही जाती है कि उसने लॉकअप में टमाटर रखे हुए हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह, अरे निधि ये घर में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ बहू, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। माँ जी चूहा भी नहीं मरा, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, पता नहीं कहाँ से आ रही है बदबू। तभी सास देखती है कि तिजोरी से लाल लाल खून जैसा कुछ टपक रहा था। बहू तूने गलती से तिजोरी में चूहा तो नहीं बंद कर दिया और वो मर गया हो? ओह शिट, उसमें तो टमाटर है। और जैसे ही निधि तिजोरी खोलती है
वो देखती है कि पूरे टमाटर सड़ गल गए हैं। साथ ही टमाटर के पानी से तिजोरी के सारे नोट भीग कर गल चुके हैं। और रख ले टमाटर तिजोरी में, ये तो होना ही था। और क्या ही करती मैं, आप तो पड़ोसन पर टमाटर लुटाए जा रही थी। तुझे 200 के टमाटर खल गए। तुझे पता है एक समय ऐसा था कि हम गरीबी में जी रहे थे, तो उसने अपना सोना गिरवी रखकर हमारी मदद की थी। लेकिन तेरे लिए टमाटर सोने से भी ज्यादा महंगे हैं ना। इसके बाद निधि को अपनी गलती का एहसास होता है। बचत देखिए अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि जिसके कारण चीजें बिगड़ने लगे। इसके बाद निधि अपने किए के लिए सबसे माफी मांगती है और फिर कभी ऐसी गलती नहीं करती है।